थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन कोशिश करें इसको आप थोड़ा सा अपने तरीके से बना के लिख के आएँ, क्योंकि एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड तो याद हो नहीं पाती, काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती ट्वेल्थ है तक याद मेरा करना। फेवरेट रहा था सर। अच्छा, तब जी तो तो आपको ज़्यादा इंग्लिश दिक्कत होगी नहीं। नहीं होनी चाहिए सर, अब बाकी देखते हैं अब कैसा होगा। जी तो पहला क्वेश्चन है, आपने 11th क्लास में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी जी। वो 11th इकोनॉमिक्स है, 12th में। वो अच्छा 11th अच्छा वाली जी इकोनॉमिक्स है ये, जी वही इकोनॉमिक्स है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है। तो जी 1991 के बाद भारत की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आए, उस पर आलोचनात्मक चर्चा करनी है आपको, उसकी आलोचना करनी है। अब कौन से परिवर्तन आए थे 1991 में, अच्छा, तो नहीं इसका तो उदारीकरण बैकग्राउंड। का था ना सर। हाँ उदारीकरण का आया था ना कि जो लाइसेंसीकरण था, हाँ इंस्पेक्टर राज था, वो खत्म किया गया था। हाँ। तो इसके जी आने के पीछे थोड़ी सी कहानी बताता हूँ आपको। जैसे उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी देश के अंदर, और पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। तो उस समय देश के जी पास ऐसी विकट स्थिति आ गई थी कि देश चलाने के लिए मात्र जो है 15 दिन का पैसा बचा था बस। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि 15 दिन बाद देश कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। और जो वर्ल्ड बैंक जैसे है, पाकिस्तान के हालात हो रहे थे। हाँ मतलब फिर भी इतनी बड़ी बुरी स्थिति नहीं थी, मैं लोगों को पता नहीं था, ये इंटरनली चल रहा था, क्योंकि उस समय हम लोग अपना सोना जो है गिरवी रख के खर्चा चला रहे थे अपने देश का। मतलब हमने सोना जी रख दिया था वर्ल्ड बैंक के पास, सोना गिरवी रख के पैसा लेके हम अपने देश को चला रहे थे उस समय। और कहीं से भी हमारे पास पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं थी। और जो वर्ल्ड बैंक था वो हमारी सहायता करने से मना कर रहा था, क्योंकि उसने हमारे सामने एक शर्त रख दी थी कि सबसे पहले आपको ओपन इकनॉमी अपनानी पड़ेगी, खुली अर्थव्यवस्था का अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर उस समय क्लोज्ड इकनॉमी चलती थी, बंद अर्थव्यवस्था चलती थी, जिसके अंदर हम लोग जी इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन नहीं करते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते करते ही नहीं थे। क्योंकि हमें डर था कि कहीं कोई और कंपनी ना आ जाए दोबारा से व्यापार करने के चक्कर में हमारे देश को ही कब्जा कर ले, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो व्यापार करने ही आई थी, और उसने व्यापार हम्म। करते करते हमारे देश पे कब्जा कर लिया। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो पहली बार जी जब ये वित्त मंत्रालय बना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मत रखा कि अब हम किसी भी बाहर बाहर की विदेशी कंपनी को इंडिया में व्यापार करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि फिर से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आ सकती है जो हमारे देश में व्यापार करते करते कब्जा कर सकती है। तो इसलिए जब का लिया जी गया डिसीजन 1991 तक एज इट इज़ रहा। हमारे देश के अंदर इवन जो है कंपनी स्थापित करना बहुत बड़ा सरदर्द था। मतलब इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन बना दिए गए थे कि हमें बहुत मुश्किल था किसी भी नई कंपनी को देश के अंदर तैयार करना, खोलना। सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति जो थे वही इस सारी लाइसेंसिंग प्रथा से जीत पाते थे। जैसे आप कहते हैं स्पेक्टर राज, स्पेक्टर राज से सिर्फ यही जी लोग जीत सकते थे, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए इतने सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे कि व्यक्ति पागल हो जाता था, वो काम करने का इरादा ही छोड़ देता था। तो इस वजह से हम्म। बेरोजगारी बढ़ रही थी देश के अंदर, इकनॉमी जो थी कमज़ोर होती जा रही थी, हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था, और हमारे खुद देश की जो संपत्ति थी वो दाव पे लग चुकी थी। तो हमारा जो सारा हाल था वो बेकार था। तो जब वर्ल्ड बैंक के सामने हमने भीख मांगी, यानी कि अपने प्रस्ताव रखा कि हमें पैसा चाहिए, तो उन्होंने हमसे बोला कि सबसे पहले आपको अपनी इकनॉमी को ओपन इकनॉमी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेकंड नंबर की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी आबादी जो है आपके पास है दूसरे नंबर की, चाइना के बाद। और इतनी आबादी होते हुए भी आप किसी और देश को अपने देश में व्यापार करने की इजाज़त नहीं दे रहे, जिससे व्यापार जो है बढ़ नहीं रहा, इंटरनेशनल मार्केट खुल नहीं रही। तो अगर आप इजाज़त दे देंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया के, उतने 150 करोड़ जो आबादी है इंडिया की, उसको एक नया वो मिल जाएगा, मतलब पूरे वर्ल्ड को वो कस्टमर मिल जाएंगे, ग्राहक मिल जाएंगे। जी तो ये चीज़ें हमें ध्यान उस समय रखा था। तो यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री ने बोला कि कोई ऐसी योजना बनाओ कि हमारा देश इस परिस्थिति से उभर सके। तो वहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, वर्ल्ड बैंक के साथ जाके समझौता किया, और वर्ल्ड बैंक से बहुत सारा पैसा लेके आए थे। तो एक समय कार्टून आया था, उस समय अखबार में कार्टून आया था जिसमें मनमोहन सिंह का और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का कार्टून था, उनकी पीठ पर पैसों के बोरे लदे हुए हैं, और वो वर्ल्ड बैंक से पैसे लेके आ रहे हैं देश चलाने के लिए। और इतना सारा हम्म। पैसा इंडिया में आया था कि वो शायद अब तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, अभी भी चल ही रहा है वो पैसा। और जी उसी के बाद हमने एफडीआई को खुली छूट दे दी। एफडीआई समझते हैं ना क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
विदेशी जी। कंपनियों को हमने छूट दे दी कि वो आओ और हमारे इंडिया में अपनी इंडस्ट्री लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, हमारे देश के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ और हमारे देश के लोगों को रोज़गार प्रदान करो। तो वहाँ से हमारे देश के अंदर एमएनसी ने एंटर किया। एमएनसी होती है आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कंपनी। जी। हाँ, उन कंपनीज ने हमारे इंडिया में एंटर किया था तभी से। तो उदारीकरण की नीति कहते हैं उसको, और हमने अपने देश के अंदर जो लाइसेंसीकरण था, जिसे इंस्पेक्टर राज कहते हैं, वो धीरे धीरे कम किया और हमने बहुत सारी चीज़ों से लाइसेंस हटा लिए, बहुत सारे कामों के ऊपर से हमने रोक हटा दी। अब काम करने के लिए किसी भी तरह की ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी और लाइसेंस लेना भी सरल था। तो नई आर्थिक नीति आई थी हमारे देश के अंदर, जिसे एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। एलपीजी पॉलिसी इसलिए कहते हैं इसको कि यहाँ पे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया था। लिबरलाइजेशन, जी। और टी फॉर प्राइवेटाइजेशन, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, इसलिए इसको एलपीजी पॉलिसी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो भुगतान संकट के गंभीर संतुलन और कम विकास, मुद्रास्फीति के दीर्घकालीन मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता के जवाब में लागू किया गया था। आर्थिक अक्षमताओं इस प्रतिक्रिया में हम 1991 के बाद की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन की आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। तो पहला आ गया आपका उदारीकरण। उदारीकरण के सबसे पहले जो नीति थी वो थी आपकी बाजारोन्मुखी सुधार। अब बाजारोन्मुखी सुधार कौन से सुधार होते हैं? यहाँ पे हमने अपनी मार्केट को, अपने बाजार को अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनीज थे उनके लिए खोल दिया। अब हमारे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनीज थे उन्होंने कदम रखा और यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी लेके आई और हमारे बाजारों के ऊपर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे चाइना, वो सब चीज़ें बनाता है जो इंडिया में बिकती हैं, जबकि चाइना में होली नहीं होती, चाइना में दिवाली नहीं होती, फिर भी हमारे देश में जो होली और दिवाली में जो सामान बिकता है उसका 60% सामान चाइना का बिकता है। जबकि चाइना जैसी कंट्री सिर्फ हमारे लिए ऐसा सामान बनाती है होली का, दिवाली का, जबकि उनके देश में ऐसा कोई त्यौहार होता ही नहीं है। फिर भी तो ये इसलिए बनाती है क्योंकि मार्केट है यहाँ पे बहुत बड़ी और मार्केट सबको अच्छी लगती है, पैसा कमाना सबको पसंद है। अब कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पहले महंगे थे इंडिया में, लेकिन जब ये इंटरनेशनल बाज़ार खुला तो वो प्रोडक्ट सस्ते हो गए। सस्ते इसलिए हो गए क्योंकि उनको इंटरनेशनल कंपटीशन मिलने लगा। चाइनीज़ प्रोडक्ट हमेशा सस्ते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, इस वजह से हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट जो है महंगे होते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट को भी मार्केट कंपटीशन करने की आदत लग गई और हमने भी अपनी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें सुधार कर लिया। हम पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ के नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया ताकि हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और हमारे अंदर दक्षता आ सके। दक्षता मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी और उत्पादकता। हाँ, उत्पादकता को हम बढ़ा सकें, प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकें। अब है व्यापार के अंदर उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि सरकार ने क्या किया? आयात शुल्क को कम कर दिया। पहले हम लोग इतना ज़्यादा टैक्स लगाते थे कि कोई हमारे देश में माल बेचता ही नहीं था, यानी कि इम्पोर्ट टैक्स बहुत ज़्यादा था हमारे देश में। हाँ, इम्पोर्ट ड्यूटी हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कोई अपना माल लाता ही नहीं था इंडिया में। तो हमने क्या किया, एक तो इम्पोर्ट के ऊपर जो हमने प्रतिबंध लगा रहे थे उनको कम कर दिया और साथ में हमने जो ड्यूटी लेते थे उसके ऊपर टैक्स जो लेते थे वो कम कर दिया। इसके अलावा जो हमारा निर्यात उन्मुक्त उद्योग था उसको हमने बढ़ावा दे दिया। मतलब हमारे देश की कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका वर्ल्ड मार्केट के अंदर बहुत डिमांड थी, तो हमने उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए उनको बहुत सारी उदारीकरण मतलब वो दे दिया। मतलब ये समझ लो कि सहायता करनी शुरू कर दी टेक्नोलॉजी में, पैसे में और चीज़ों के अंदर। तो इससे हमारा जो वैश्विक बाजार था, जो हमारी वर्ल्ड मार्केट थी, वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगी और हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर वृद्धि आई और हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो था वो और ज़्यादा मजबूत हो गया और हमारे उद्योग को अनुमति मिल गई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर फेस करने की। अब है वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुए? वित्तीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? बैंकिंग क्षेत्र वगैरह, जो पैसे से जुड़े क्षेत्र हैं। जी हाँ, जो वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक थे वो उसी समय खुले थे जब आपका उदारीकरण आया। उससे पहले सिर्फ सरकारी बैंक होते थे और बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स भी थे जो इंडिया में आ गए, जैसे आईसीआई इंडिया आया, एचडीएफसी इंडिया आ गया, एक्सिस बैंक इंडिया आया। ये सारे इंटरनेशनल बैंक थे ना जिनको इंडिया में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। अब तो बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे एफडीआई कहते हैं उसको प्रोत्साहन मिला। वित्तीय बाजार निरीक्षण को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहते हैं, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नाम है, जैसे जी। नियामक निकायों की स्थापना की गई। उस समय बने थे ये। प्रतिभूति बोर्ड होता है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन सुधारों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, दक्षता और वित्त तक पहुंच को बढ़ाना है। इसका मतलब ये था कि हम लोग जो लोगों की पहुंच है उसको वित्त तक बढ़ाएं, उनको पैसा उनकी जेब तक आना चाहिए लोगों के। पहले लोगों के पास पैसा बड़ा कम होता था, लेकिन अब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पैसे तक पहुंच आदमी की बढ़ गई है इस वजह से। अब है समालोचना। समालोचना क्या होता है आपका? क्या होता है सर? आलोचना करते हैं ना हम, आलोचना। आलोचना से ही जुड़ा हुआ है आपका समालोचना। समालोचना का मतलब ये है कि समान स्तर पर जाकर उसकी आलोचनाएं करनी। जबकि उदारीकरण के कई सकारात्मक परिवर्तन हैं, मतलब कई फायदे तो हैं इसके, लेकिन इसकी कुछ समालोचनाएं भी हैं। जो आलोचकों का तर्क है कि सुधारों ने शहरी मध्यम वर्ग और बड़े निगमों को असमान रूप से लाभान्वित किया। यानी कि सारा फायदा कौन ले गए इसका आने का? एक तो शहरी लोग ले गए, जो मध्यम वर्ग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे शहरों के अंदर वो, और बड़े बड़े जो निगम थे, निगम मतलब कंपनियां, जैसे टाटा, बिरला, जी। ये उस समय बड़ी कंपनियां थी, वो सारा फायदा ले गए इसका। तो आय की असमानता की खाई को और बड़ा कर दिया इन्होंने, चौड़ा कर दिया। यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र था, जो कृषि की आबादी थी, उनके हिस्से का रोजगार भी इन्होंने छीन लिया। उदारीकरण में सीमित आप देखा, जिस कृषि संकट और किसान विरोध पैदा हुआ। देखो, किसान जो थे अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे, तो उनके पास पैसा कम था, और उदारीकरण आने की वजह से शहरों में पैसा बढ़ गया था। तो एक बहुत बड़ी खाई हो गई इन दोनों के बीच, शहरों के बीच में और गाँवों के बीच में। तो यहाँ पर जो किसान था वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहता था। मतलब वो जैसे खेती जो था वो बैलों से हल जोतना चाहता था, वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर उसका विश्वास कम था। तो इसलिए किसान कहीं पीछे रह गए, और ये दोनों जो सेक्टर थे वो आगे बढ़ गए। मध्यम वर्ग और आपके पूंजीपति लोग ये आगे बढ़ गए। तो इस वजह से इनके बीच में, गाँव के और शहरों के बीच में जो पैसा था, जो संपन्नता थी, उसकी एक बहुत बड़ी खाई आ गई। अब है निजीकरण। निजीकरण क्या होता है आपका? प्राइवेटाइजेशन सर। हाँ, प्राइवेटाइजेशन। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश हुआ। जो हमारी पहले कंपनियां जो सरकारी हुआ करती थी, उन सारी कंपनियों को अधिकतर धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, उनका निजीकरण कर दिया। तो सरकार ने अपना वित्तीय बोझ कम करने के लिए और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, बहुत सारी सार्वजनिक कंपनियां जो थी, जिसे पीएससी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसका विनिवेश करना शुरू किया, उसका प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया, जिसे सामरिक बिक्री, सार्वजनिक पेशकश, विनिवेश आयोग की स्थापना, इस तरह से कुछ कहते हैं। अभी जैसे हमने अपना इंडियन एयरलाइंस बेच दिया है, अगर आपको पता हो तो क्यों बेचा हमने अपना इंडियन एयरलाइंस? वो घाटे में चल रहा था सर। काफ़ी टाइम से घाटे में चल रहा था, इतना घाटे में चल रहा था कि हमें उनके अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए भी पैसा नहीं था। उनकी भी कई महीने की सैलरी अटकी पड़ी थी। लेकिन उसको किसने खरीद लिया? ये टाटा वाले ने खरीदा सर। टाटा ने खरीद लिया। अब टाटा ने खरीदने के बाद उसने कई सारे चेंजेस कर दिए उसके अंदर, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने लॉस से बाहर आ रहा है। टाटा ने तो खरीद लिया उसको, दूसरा खरीदने का उसको लॉस से भी बाहर ले आए। तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जैसे जो सरकारी कर्मचारी, की सोच ही ऐसी है कि काम नहीं करना। उसको ये लगता है सरकारी नौकरी एक बार लग गई तो बाबू बन गया, अब कभी छूटेगी नहीं, और बाद में पेंशन और देगी सरकार। तो उसका सोच ही इस तरीके की, वो काम करना ही नहीं चाहता। प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। हाँ, बिजली विभाग का जो डेसू था पहले, घाटे में चल रहा था, तो शीला दीक्षित की सरकार ने उसको बेच दिया और उसको बीएसईएस बना दिया। तो ये सारा, हाँ, पहले लाइट नहीं आती थी 4-4, 5-5 घंटे, और अब लाइट शायद ही जाती है, थोड़ी बहुत देर जाती भी है तो आ जाती है फटाफट। पहले दिल्ली के अंदर इन्वर्टर की इतनी डिमांड थी, अब इन्वर्टर और जनरेटर की डिमांड ही खत्म हो गई है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे मिले। लेकिन अगर आप देखो दूसरी तरफ, तो बहुत सारा पैसा भी तो हमसे लूटा जा रहा है। यानी कि पहले बिजली की पर यूनिट जो थी पैसों में होती थी, और अब रुपये में है। तो यानी कि उसका जो प्राइवेटाइजेशन होने से कीमत बढ़ती है, लेकिन कीमत बढ़ने का उपभोक्ता पर उतना असर नहीं होता, क्योंकि सुविधाएं बढ़ जाती हैं इस वजह से। और जो ये आपकी सरकारी कंपनियां होती हैं, ये कीमत कम इसलिए लेती हैं, ये सोचती हैं कि हर वर्ग का आदमी उसको खरीद सके,
चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर मिडिल हो या वो रिच क्लास हो, वो ऐसा प्राइस रखती है कि सारे लोग उसको खरीद सकें। तो इस वजह से ये घाटे में चली जाती है, क्योंकि इनका जो मकसद होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। अगला है आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे पीपी कहते हैं, पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। हाँ, पीपीपी जी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार ने बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित किया। पीपीपी परियोजनाएं जैसे सड़कें, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए निश्चित क्षेत्र की दक्षता और विशेषता का लाभ उठाना है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे जो हाईवेज होते हैं वो प्राइवेट कंपनियाँ बनाती हैं सरकार के साथ मिलकर, जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं सरकार से और वो टोल वसूलती हैं इस रोड पर। वो टोल जब तक जी वसूला जाता है जब तक उसका पैसा पूरा ना हो जाए। ये क्या है? ये पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो की जाती है। जी। यानी कि हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, लेकिन हमें अच्छे रोड मिल जा रहे हैं। और उन अच्छे रोडों का पैसा कौन दे रहा है? वो अच्छे रोडों का पैसा दे रहे हैं हमारा जो यूज़र है, अल्टीमेट जो उसको इस्तेमाल करने वाला है वो। अगर जैसे हम बात जी करें नितिन गडकरी की, तो जब से नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रांति लाई है इस काम के अंदर। बहुत सारे अच्छे ज्यादा। इंटरनेशनल हाईवे बनाए हैं इन्होंने। इतने अच्छे जी हाईवे बनाए हैं जो शायद ही कभी किसी सरकार ने इतना बढ़िया काम किया हो रोड के ऊपर, और मतलब बड़ी सड़कें स्पीड से। बनाने में। हाँ, इन्होंने जी ग्राम सड़क योजना, एक योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हर गांव के अंदर इन्होंने मेन सड़क को पक्की कर दिया है, जो कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि गांव की सड़कें पक्की होंगी, लेकिन गांव की हर बड़ी सड़क को इन्होंने पक्का कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने हर गांव को जो है इंटरनेशनल हाईवे से जोड़ दिया है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम था। इसके अलावा बहुत सारे जैसे मेरठ एक्सप्रेसवे है आपका, इसके अलावा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, अभी दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, वो हाँ जी चेन्नई तक तैयार हो रहा है एक्सप्रेसवे। तो ये सारे क्या हो रहे हैं कि लोगों को रोड पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि पहले लोग अवॉइड करते थे रोड पे जाने से। लोग ज़्यादातर ट्रेन से जाते थे, प्लेन से जाते थे, रोड से नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि समय की बहुत बर्बादी होगी। लेकिन ये जो पार्टनरशिप आई पीपीपी, इसके थ्रू जी इन्होंने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया, रोड इतने बढ़िया हो गए कि अब लोगों ने सड़क पर चलना शुरू कर दिए। लेकिन इसकी भी जी कुछ आलोचनाएं, समालोचक इसके भी हैं। वो कहते हैं कि निजीकरण तो बढ़ रहा है, लेकिन पारदर्शिता नहीं बढ़ रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ रही। आपको ये पता ही नहीं है कि उस सड़क को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ और कब तक वो टेंडर चलेगा जो उस पर टैक्स वसूलेगा, यानी कि जो टोल टैक्स लिया जाएगा उसकी कितने साल की लिमिट होगी, ये पता ही नहीं होता। एक कंपनी जो होती है कई सालों तक टैक्स लेती है, लेकिन फिर भी वो कहती है अभी पैसा पूरा ही नहीं हुआ, और जबकि उतने साल में पूरा हो जाना चाहिए। और बहुत सारे जो निजीकरण है उसके थ्रू क्या होता है कि सरकारी नौकरी छूट जाती है लोगों की, और गरीबी के लिए आवश्यकताएं, सेवाएं जो होती है, पहुंच जो होती है, कम हो जाती है। और कुछ क्षेत्र में एकाधिकार जो होता है, एकाधिकार समझते हैं ना, एक व्यक्ति का अधिकार, वो बढ़ जाता है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी कहीं पर भी आती है तो सबसे पहले वो छटनी करती हैं। वो छटनी इसलिए करती हैं क्योंकि जो इनएफिशिएंट वर्कर होते हैं, जो कर्मचारी दक्ष नहीं होते, कुशल नहीं होते, उन कर्मचारियों का बोझ कंपनी नहीं उठाती, उनको बाहर कर देती है उठा के, कि तुम काम नहीं कर सकते तो तुम छुट्टी ले लो, कंपनी छोड़ दो। तो इस वजह से गरीबी बढ़ जाती है जब नौकरी छूटती है लोगों की। तो अब है जी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण समझते हो क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। जी तो विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी प्रवाह, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विदेशी निवेश की। तो भारत के अंदर भारत सरकार ने जो घरेलू पूंजी है, प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। अब यहाँ पे क्या किया है भारत सरकार ने कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो उनसे पैसा मंगाया है। पैसा कैसे मंगाया है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के थ्रू, जिसे कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत ने ये बोला कि अगर आपको इंडिया के अंदर कंपनी लगानी है तो हम आपका लाइसेंसिंग पॉलिसी इजी कर देंगे, आप अपनी कंपनी इंडिया में खोल सकते हैं, और सारे पैसे का जो प्रॉफिट है उसमें से एक हिस्सा इंडिया को देके बाकी सारा पैसा अपने देश आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है? दो चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। एक तो हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है उनके आने से, दूसरा हमारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, यहाँ पे काम धंधा मिल रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? निवेश को आकर्षित करना। निवेश मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि फॉरेन के लोग आके भारत में इन्वेस्ट करें। तो इससे क्या होगा? हमारा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी वहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया आएगी, और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना। और जो भारत का जो विदेशी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर रोल जो होगा वो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। अब है वैश्विक व्यापार के साथ एकीकरण। अब वर्ल्ड ट्रेड के साथ हम एकीकरण कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं। तो 1991 की अवधि के
बाद की अवधि में वैश्विक व्यवहार के साथ भारत के जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सरकार ने व्यापार बाधाओं को कम किया, यानी कि लाइसेंसिंग व्यवस्था को ख़त्म कर दिया सरकार ने, और जी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते और बातचीत करने और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर दिया। यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना मतलब टेक्नोलॉजी जो होती है, फार्मास्यूटिकल्स, जी दवाइयों कंपनियां जो होती हैं, और सेवा क्षेत्र यहाँ पर खुलने से वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत के उभरने में योगदान मिला। तो यहाँ पे भारत ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर। अब है आपका समालोचना। समालोचना इसकी भी आलोचना है कि इससे आय की असमानता बढ़ जाती है। आय की असमानता क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन इंडिया आएगा तो जो लोग यहाँ पे ग्लोबल कंपनियों के साथ जुड़ेंगे वो तो पैसे वाले हो जाएंगे, लेकिन जो दूसरे लोग जो हैं, जो ट्रेडिशनल कंपनियों के साथ ही चल रहे हैं, उनकी इनकम कम रह जाएगी। तो यहाँ पे आय की जी असमानता बढ़ जाएगी, किसी की इनकम ज़्यादा हो, किसी की इनकम कम होगी। तो यहाँ पे जो जी लाभ है जनसंख्या का वो समान रूप से वितरित नहीं होगा। यहाँ पे आलोचक ये तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण क्षेत्रों में विशेष रूप से कम कुशल श्रमिकों के बीच नौकरी के नुकसान को जन्म दिया है, जिससे सामाजिक आर्थिक विषमता का योगदान दिया है। जैसे अब एक अगर हम बात करें गार्ड की, तो उसकी सैलरी कई हज़ारों में होती है, जो 10,000, 15,000, 20,000। लेकिन अगर हम बात करें एक मैनेजर की, तो उसकी सैलरी लाखों में होती है। तो इतनी बड़ी जी खाई है दोनों की सैलरी के बीच में, जिसको पाटना नामुमकिन है। अब है क्षेत्रीय सुधार। क्षेत्रीय सुधार का मतलब है कि क्षेत्र के अंदर क्या क्या सुधार आए, ये सब टेक्नोलॉजी आने के बाद। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कृषि की। यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, कृषि के क्षेत्र को उदार और आधुनिक बनाने के लिए उपाय किए। सुधारों में कृषि मूल्य नियंत्रण को हटाया, अनुबंध खेती को बढ़ावा दिया है, और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश को सम्मिलित किया है। इसका उद्देश्य उत्पादकता बाजार तक पहुँच बनाना, और ये आर गलत लिख गया है, कुछ और है, सुधार करना था, और यूराल आजीविका ये कुछ गड़बड़ हो गया लिखने में। इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादकता बाजार तक अपनी पहुंच बनाना और सुधारों को लागू करना। जी उत्पादकता बाजार कौन से बाजार होते हैं? जहाँ पे हम अपनी उत्पादकता को बेचते हैं। जैसे किसान है, किसान अपनी खेती अधिकतर अपने आसपास की जो मंडियाँ होती हैं वहीं बेच देता है। वो दूर दूर की मंडियों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे उसको अपनी कीमत जो है फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। इसके बीच में जो आड़ती होते हैं, वो आड़ती क्या करते हैं, उसके माल को खरीद के दूर की मंडियों तक ले जाके महंगी कीमतों पर बेच देते हैं। अब है औद्योगिक सुधार। औद्योगिक सुधार का मतलब ये जो हमारे उद्योग हैं, कृषि के अलावा जो हमारे उद्योग हैं, उसके अंदर सुधार आया। कैसे सुधार आया आपका? कि उसके अंदर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ गई है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन बढ़ गया है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कंपटीशन कर रही है। तो कंपटीशन करने की वजह से दो चीज़ें होती हैं, एक तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, दूसरा आपका जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है ताकि कंज्यूमर उसको ख़रीद पाते हैं। तो यहाँ पे औद्योगिक लाइसेंस जो होते हैं उनको काफ़ी कम कर दिया है सरकार ने। जैसे ऑटोमोबाइल्स है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, उपभोक्ता वस्तुएं हैं, विदेशी निवेश है, इनको प्रोत्साहन मिलता है, जिससे सुधार जो होते हैं आपके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं और विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं। अब है आपका सेवा क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। इस अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे आईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको बीपीओ कहते हैं, में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। ये दोनों सेक्टर जो है इम्प्रूव कर रहे हैं इंडिया के अंदर। सरकार ने आईटी में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने और सेवा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी कि गवर्नमेंट भी ऐसी योजनाएं बना रही है कि हमारा जो आईटी सेक्टर है और जो हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन इसकी भी कुछ आलोचना है। जो आलोचना है वो क्या कहते हैं? आलोचकों का आर्थिक क्षेत्र मतलब सर। हाँ, अब इसका जो आपका आलोचना है वो आलोचना क्या है इसकी? आलोचकों का जोन, किसका? विशेष आर्थिक क्षेत्र, SEZ, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जोन। जी जो आपका समालोचक है वो कहते हैं आपके जो कृषि के क्षेत्र का जो मतलब कृषि के अंदर जो सुधार होना चाहिए उतना सुधार हो नहीं पा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है
कि जो कृषक है उनको एफडीआई मिलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, इसलिए वो क्षेत्र हमेशा पीछे रह जाता है। उसके अंदर कम उत्पादकता कम होती है, बाजार का जो बुनियादी ढांचा होता है वो कम रहता है, उनको ऋण कम मिल पाते हैं, उनको बीमा नहीं मिल पाता। जैसे फसल जो है मौसम की मार की वजह से अगर ख़राब हो गई तो कोई बीमा नहीं होता उनके पास, ताकि उनके जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो इसलिए जो श्रम सुधार तो हो गए एफडीआई आने से, लेकिन कृषि क्षेत्र के अंदर उतने सुधार नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप जो आपका अनौपचारिकरण था वो अनिश्चित रोजगार की तरफ चला गया, रोजगार की अनिश्चितता पैदा हो गई। मतलब अब है आपका समाज कल्याण सुधार। समाज कल्याण सुधार का मतलब क्या होता है? समाज का सुधार करना। अब पहला सुधार कैसे कर रहे हैं? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो 1991 के बाद की अवधि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मनरेगा लागू किया गया। इसके अंदर सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली, जिसे पीडीएस कहते हैं, ये भी लागू की गई। पीडीएस जैसे लक्षित कल्याणकारी योजनाओं से विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वयन को देखा गया, यानी कि गरीबी हटाने की तरफ इसका उद्देश्य था इस कार्यक्रम का। इसके अंदर कई कल्याणकारी योजनाएं आई जिन्होंने गरीबी हटाने के लिए काम किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा का जाल प्रदान करना था और गरीबों की आवश्यकताओं की पहुंच को पूरा करना था। अब दो योजनाएं बताई मैंने आपको। पहली बताई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं। इसके अंदर ये गारंटी दी गई कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग जो रहते हैं उनके परिवार के सभी वयस्क लोगों को साल के कम से कम 180 दिन जो है रोजगार दिया जाएगा। सरकार देगी, गारंटी देती है। अगर रोजगार नहीं देगी तो पैसे देगी उतने दिन के। अब ये कौन से रोजगार होते हैं जो सरकार देती है? जैसे मान लो वहाँ पर कोई सड़क बन रही है, कोई नेशनल हाईवे बन रहा है, तो उसमें काम दिया जाता है उन लोगों को। उनका करवानी है, हाँ, उनको मनरेगा का कार्ड बनता है। तो वहाँ पे एक जो वेज रेट सरकार तय करती है, उस वेज रेट के हिसाब से पैसा दिया जाता है, ताकि कम से कम साल के 180 दिन रोजगार मिल सके गरीब आदमी को। इसकी गारंटी कितने? 206। अच्छा, अब 206 कर दिए, तो अब उसको बढ़ा दिया गया हुआ है। लेकिन ये आंकड़ा जब ही क्या है, जब ये योजना लागू हुई थी। अगला जो है, हाँ, अगला जो है यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसे पीडीएस कहते हैं। तो पीडीएस के योजना के अंतर्गत जो था कार्ड बनाया गया, राशन कार्ड लोगों का, कि लोगों को जो है सस्ते रेट पर जो है राशन प्रोवाइड कराया जाए, ताकि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। तो वहाँ पर 2 रुपये किलो शायद गेहूँ है, 1 रुपये किलो चावल, ऐसा कोई रेट है जिसके थ्रू ये देते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब अगला आ गया आपका समावेशी विकास एजेंडा। तो कौन सा एजेंडा होता है समावेशी विकास एजेंडा? यहाँ पे सरकार किस चीज का समावेश करती है? सेवाओं के लिए काम किया जाए, जैसे उनको जातियों में जो डिफरेंस है उनको एक बैलेंस करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। तो इस समावेश का मतलब होता है शामिल करना। तो सरकार ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जो है लोगों की बढ़ा दी। आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को लागू करके समावेशी विकास पर जोर दिया। इसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना है और समाज के हाशिए पर जो वर्ग पड़े हैं उनको समग्र कल्याण के सुधार करना है, मतलब उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना है, इसका काम। जी। अब इसके अंदर अब समालोचना क्या है, इसकी भी आलोचना है। तो इसकी आलोचना क्या है? आलोचक कहते हैं, तर्क देते हैं कि सामाजिक कल्याण सुधार हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक आर्थिक विषमताओं, बहिष्करण को पूरी तरह से संबोधित करने में सक्षम नहीं है। कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, अक्षमता और उचित लक्ष्यीकरण की कमी के कारण अपर्याप्त परिणाम सामने आए हैं। तो यानी कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार चला रही है उसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। जैसे एक रैली में एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं गरीब आदमी के लिए, तो गरीब आदमी तक पहुँचते पहुँचते वो सिर्फ 20 पैसे ही बचता है। 80 पैसे तो सरकारी रास्ते में खा जाती हैं। 15 पैसे पहुँचता, 75 पैसे तो 85 पैसे तो रास्ते में सरकार ही खा जाती हैं, जिन जिन मंत्रालयों से होकर पैसा गुजरता है। तो इसी वजह से इन्होंने आधार कार्ड एक योजना लेके आई थी कांग्रेस की सरकार, कि हम आधार कार्ड बनवाएंगे सबका, ताकि डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे और फिर बैंक में पैसा पहुंचाएंगे, ताकि कम से कम 1 रुपया तो गरीब तक पूरा पहुंच पाए, वो बीच में से कोई ना खाए।
तो इसी वजह से कांग्रेस की सरकार आधार कार्ड लेके आई थी। जैसे अमेरिका के अंदर ग्रीन कार्ड होता है जिसमें उस व्यक्ति का पूरा डाटा होता है, तो उसी तरह से सरकार ने आधार कार्ड इंडिया में अनाउंस किया था। और आधार कार्ड में एक व्यक्ति का पूरा बायोग्राफिकल डाटा होता है, जैसे उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसके आई प्रिंट्स होते हैं, उसकी फ़ोटो होती है, उसके जो जन्म तिथि है वो होती है, उसको वो कहाँ रह रहा है, ये सब उसके अंदर स्टोर होता है डाटा। और ये जी बैंक से भी लिंक होता है, इसलिए आधार नंबर से डायरेक्टली पैसा अगर हम डालेंगे तो डायरेक्ट उसके बैंक में पहुंच जाता है। तो अंत में 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, उदारीकरण आया, निजीकरण आया, यशस्वीकरण आया। हालांकि इन सुधारों ने आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वस्तुओं और सेवाओं पर तक बेहतर पहुंच जैसे महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाए, लेकिन उन्हें अपने असमान प्रभाव, बढ़ती असमानताओं और सकारात्मक मुद्दों के अपर्याप्त समाधान के आलोचना का भी सामना करना पड़ा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सुधारों को निरंतर मूल्यवान और परिशोधन करना आवश्यक है कि लाभ अधिक समावेशी और टिकाऊ हैं, समाज के हाशिए के वर्गों की चिंताओं को दूर करते हैं और समान विकास को बढ़ावा देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है अभी। जी अगला आ गया आपका भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए थे। तो भूमि सुधार कैसी योजना थी और ये क्यों लागू की गई थी, ये बताओ, क्या बताया आपको भूमि सुधार के बारे में। भूमि सुधार के लिए मैंने पढ़ा है सर। क्या होती है योजना भूमि सुधार की। भूमि सुधार से ये होता है कि कुछ जो गरीब होते हैं उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराई जाए, जो बिल्कुल भूमिहीन होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि होती है, उनसे हाँ लेकर उनसे दान किया करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। और हाँ जिसमें भूमि सुधारों में लागू होता है कि उसका पुनर्वितरण किया जाए, जो काश्तकार होते हैं, जो बोते हैं, उनको भी दी हाँ जाए। हाँ, मतलब यहाँ पे जो लेबर होती है, जो दूसरे खेत पे काम करते हैं, उनको किसान, जो वो किसान तो है लेकिन किसी और के लिए काम कर रहा है, तो उनको ज़मीन प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने लिए काम करें। तो यहाँ पे भूमि सुधार का मतलब है कि जो भूमि का असमान वितरण है उसको समान करने की कोशिश की जाए कि सबके पास समान भूमि रहे। लेकिन ऐसा उस समय किया तो गया था जब देश आज़ाद हुआ था, जब जमींदार और सीमांतवादी जो लोग थे जिन पर बहुत बहुत ज़मीनें थी, उनसे ज़मीन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी, छीन ली थी, और वो ज़मीन का वितरण कर दिया भूमिहीन किसानों में, जिससे किसानों को ज़मीन तो मिल गई। लेकिन इस भूमि सुधार की वजह से एक और नई चीज़ पैदा हो गई कि भूमि का जो क्षेत्रफल था वो कम हो गया, लोगों के पास बंटवारा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उपज जो थी भूमि की वो कम हो गई। उपज इसलिए कम हो गई क्योंकि हर किसी के पास में छोटे छोटे लैंड थे जिन पे वो खेती कर रहे थे। अगर एक हम बड़े भूखंड पे खेती करते हैं तो ऊपर पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन उसको अगर हम हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और उस पर अलग अलग किसान खेती करता है तो वहाँ पे उपज हमारी प्रभावित हो जाती है और कम हो जाती है। तो हमारी उपजाऊ शक्ति जो थी, उत्पन्नता जो थी, पैदावार होती, वो धीरे धीरे कम हो गई। और हमारी ज़मीन तो मिल गई कुछ लोगों को, लेकिन उस ज़मीन को मिलने से फ़ायदा नहीं हुआ। भूमि तो मिल गई लेकिन उत्पादनता कम हो गई। अब भूमि सुधार की अवधारणा क्या है इसके अंदर। तो भूमि सुधार में भूमि के स्वामित्व, काश्तकारी, भूमि वितरण और कृषि संरचना से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेप और कानूनी उपाय शामिल हैं। भूमि सुधार के उद्देश्य शामिल हैं। अब पहला क्या है इसके अंदर, भूमि का पुनः वितरण करना। तो भूमि सुधार जो होता है भूमि संसाधनों के लिए अधिक न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बड़े भूमि स्वामियों से भूमिहीन और सीमांत किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना है। इससे भूमि सीमा, भूमि पुनर्वितरण और भूमि समेकन जैसे तंत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। काश्तकारी सुधार, जो काश्तकार होते हैं वो किसी और के खेत पर काम करते हैं, बटाईदार होते हैं वो, और बाटे पर जो है काम करते हैं, जहाँ पे सुरक्षित भू अर्जन जो होता है, उचित किराया, बेदखली की से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनके अधिकारों की रक्षा की गई और सुधार किया गया। काश्तकारों को किसान बना दिया गया और इनको ज़मीनें दे दी सरकार ने। किसे ज़मीन ले ली थी ये ज़मीन, जो जमींदार लोग थे उनसे ये ज़मीन ले ली थी। अब है भूमि उत्पादकता में वृद्धि। भूमि सुधार छोटे सीमांत किसानों को भूमि ऋण और सिंचाई सुविधाओं, प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें भूमि विकास, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि विस्तार कार्यक्रम जैसे उपाय शामिल थे। यानी गवर्नमेंट भी लगातार कोशिश कर रही थी कि भूमि की उपजाऊ को बढ़ाया जाए, पैदावार को बढ़ाया जाए, उत्पादकता को बढ़ाया जाए। इसके लिए वो किसानों से हर प्रकार की संभव सहायता देने के लिए तैयार थी। जैसे कृषि सुधार करने के लिए तैयार थी, जो बीज थे उन्नत क्वालिटी के दे रही थी, साथ में नई टेक्नोलॉजी सिखाने का काम कर रही थी, और सिंचाई की
पूर्ण व्यवस्थाएं करी जा रही थी, परियोजनाएं चलाई जा रही थी, सिंचाई परियोजना। अब है जी। सामाजिक आर्थिक विकास। तो भूमि सुधार के अंदर जो ग्रामीण विकास था उसको बढ़ावा देकर आजीविका के अवसर प्रदान करके ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करके सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें ग्रामीण अवसंरचना विकास और रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। अब ये रोग्राम तो गलत लिख गया, इसको काट देना। जी। अगला है भारत में भूमि सुधारों का ऐतिहासिक संदर्भ। भारत में किस तरह से भूमि सुधार आया, इसके बारे में क्या इतिहास है, तो इसको पढ़ते हैं। तो भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता सामाजिक आर्थिक असमानताओं, भूमि एकाग्रता और कृषि संकट के एक लंबे इतिहास से पैदा हुई। यानी कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसमें, सामाजिक आर्थिक असमानता। हमारे देश के अंदर सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से लोगों के अंदर बहुत सारी असमानताएं थी। जो भूमि जी। एकाग्रता थी वो ज़्यादा थी, यानी कुछ लोगों के पास बहुत सारी भूमि थी। कृषि संकट जो था वो लंबे समय से चला आ रहा था। यहाँ पे जो औपनिवेशिक काल था आपका, जहाँ पे जमींदारों के हाथों में जमींदारी का समंकन देखा गया। यहाँ पे अधिकांश ग्रामीण जो थे, आबादी जो थी वो भूमिहीन थी, काश्तकारों की थी और दमनकारी कृषि स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था जिनको। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और नवगठित भारत सरकार के लिए भूमि सुधार एक एजेंडा बनकर आया, तो भारत के संविधान ने सामाजिक न्याय प्राप्त करने में भूमि सुधारों को महत्व को मान्यता दी और राज्य को भूमि के पुनर्वितरण और शोषक कृषि संबंधों को समाप्त करने के उपाय करने का निर्देश दिया। यानी कि भूमि को दोबारा से बांटने का इन्होंने ऑर्डर दे दिया सरकार ने। अब है भूमि सुधार में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। कौन से कदम उठाए थे भारत सरकार द्वारा भूमि सुधार के लिए? तो पहला कदम उठाया था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। यानी कि जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे ये लोग, जिसमें जमींदार जो थे जिनके पास भूमि अधिग्रहण था, मतलब भूमि बहुत सारे थे, उनकी भूमि को अधिग्रहण कर लिया सरकार ने। किसानों के बीच इसका पुनर्वितरण कर दिया। यह विभिन्न राज्यों द्वारा अधिनियमित जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जैसे कानून के माध्यम से किया गया। एक कानून लाया गया जिसको बोला गया जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। इसके अंतर्गत ये सारे काम किए गए। इसमें भूमि जोत की अधिकतम सीमा, यहाँ पे एक भूमि जोत की अधिकतम सीमा डिसाइड कर दी कि एक व्यक्ति के पास जोतने वाली भूमि केवल इतनी हो सकती है। कई राज्यों ने एक व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली भूमि के अधिकतम क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने वाले कानून की शुरुआत की। एक परिवार या एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि हो सकती है, ये भी कई राज्यों ने डिसाइड कर दिया। तो अतिरिक्त भूमि जितनी भी बची थी वो सीमांतों से लेकर भूमिहीन किसानों में बांट दी गई। यहाँ पे जो भूमि की सीमा थी वो राज्यों में अलग अलग थी, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग भूमि की सीमा रखी गई। यहाँ पे छूट थी, कई खामियां थी, जहाँ पे परिवर्तन संबंधित चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। अब है काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार मैंने ऊपर भी आपको बताया था। इसमें काश्तकार वो व्यक्ति होता है जो दूसरे खेत में काम करता है, जो बटाईदार के रूप में काम करता है। इसके अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। तो काश्तकारों को क्या किया, विनियमित करने, उचित किराया सुनिश्चित करने और मनमानी बेदखली से बचाने और काश्तकारिता की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बना दिए। यानी कि जिनको जमीन नहीं मिल पाई, अभी भी वो काश्तकार थे, दूसरे खेती में काम करते थे, तो इनके लिए सरकार ने कानून बना दिया कि किस तरीके से रेट पर ये काम करेंगे, इनको कितना किराया देना पड़ेगा दूसरे की ज़मीन का। और जो जमींदारों की मनमानी जो बेदखली थी, जिनके बीच में वो दखल अंदाजी करते थे, वो बंद कर दी, गवर्नमेंट ने बंद करवा दी। जी। अब है सहकारी खेती। सहकारी खेती कौन सी खेती होती है? सरकार ने छोटे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करके कुशल भूमि उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि सहकारी समितियों, सामूहिक खेती के गठन को प्रोत्साहित किए। तो सहकारी समितियां वो समितियां होती हैं जो किसान को बीज बोने से लेकर मंडी में बेचने तक जो है सहायता करती हैं। इसमें सरकार जो होती है उसका मेन रोल रहता है। यहाँ पे सहकारी खेती का उद्देश्य छोटे खंडित जोतों की सीमाओं को पार करना और किसानों को ऋण, निवेश और विपणन सुविधाओं तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाना है। अब यहाँ पर सहकारी खेती का एक और उद्देश्य था कि छोटे छोटे जो खंडित जोत हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और जो ये बोला जाए भाई जैसा मान लो कि 100 गज के 4 प्लॉट हैं, तो चारों प्लॉट को एक 400 गज का प्लॉट बना के अगर खेती करेंगे और जो भी पैदावार होगी वो चारों इक्वली बांट लेंगे। तो इस तरीके से इसमें किया गया। अब है जोतों का चकबंदी। चकबंदी क्या होती है आपकी? यहाँ पे मतलब अलग अलग जगह पे है तो वो इकट्ठा कर दिया जाए चक को, क्योंकि हम तो गांव में रहते हैं। चकबंदी की हमने एक समिति बना रखी है, मैं उसका मेंबर हूँ सर। तो ये चकबंदी क्या काम करती है? डाल रखा है कि चकबंदी में है ना,
जैसे हमने चकबंदी के लिए डाल रखा है, हमारे जो गांव की चकबंदी है ना, लाडपुर गांव की, हाँ हाँ। इसमें हम चकबंदी चाह रहे हैं सर कि हमारे जो क्या होगा, हमें 2100 गज का एक रियाज का प्लॉट मिलेगा अपने 1 एकड़ की जमीन के बदले, अच्छा। और 300 गज का मिलेगा फैक्ट्री का, 4840 गज का किला है। हम्म। आधा हमारा रह जाएगा जमीन और आधी रास्तों में चली जाएगी। तो हमारी चकबंदी का तो ये मतलब है, इसमें जो है दिया गया है, ये चकबंदी का मीनिंग ये है कि चकबंदी के अनुरूप जो विखंडित जोत है, जैसे हाँ 2 बीघे यहाँ पे है, 1 बीघा वहां पे है, 1.5 बीघा वहां पे, हाँ उन सबको ऐसा ना करके एक जगह पे 1 किला 1.5 किला दे दिया। हाँ। मतलब भूमि चकबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें जो कृषि, इसका उद्देश्य यह था जो कृषि कार्य है उसमें दक्षता में सुधार किया जाए, ताकि मशीनीकरण की सुविधा देकर, सिंचाई की सुविधाएं देकर एक बेहतर उपज को पाया जा सके। यानी कि हम जो है वो उसकी पैदावार जो है वो बढ़ा सकें। ठीक है। अब जी आपका आगे आगे आपका संयुक्त वन प्रबंधन, जोटों की चकबंदी के बाद आ गया वन प्रबंधन। अब ये भी ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जहाँ पर ज़मीनें होंगी वहाँ पर वन भी होंगे, मतलब खेती की ज़मीनों के साथ जंगल भी होते हैं। तो ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, अपनी ज़मीन को बढ़ाने के लिए जंगलों को काट देते हैं। तो जंगलों को काटने से असर क्या पड़ता है कि जो जंगली जो जानवर होते हैं, जो जंगल है, जैसे पेड़ पौधे, प्रकृति, उसको नुकसान पहुंचता है। तो जंगलों को बचाने का भी काम जरूरी है। तो वन में रहने वाले जो समुदाय हैं, जो अधिकारों को जो मान्यता देनी है, उसमें सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन बनाया, जिसे JFM कहते हैं, जिसके कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें वन संरक्षण करना, वनों को बचाना, प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी शामिल की। जो स्थानीय समुदाय हैं उनको जंगल बचाने में जो उनकी भागीदारी हो सकती है उनको शामिल किया। यहाँ पे जो JFM है, JFM मतलब सरकार के संयुक्त वन प्रबंधन, जेएफएम जॉइंट की फुल फॉर्म क्या फॉरेस्ट हुई सर? मैनेजमेंट है। जेएफएम की फुल फॉर्म क्या हुई सर? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य समुदायों को वन संसाधनों पर अधिकार प्रदान करना है, उनकी आजीविका में सुधार करना है और स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देना है। 3 चीज़ें इसका उद्देश्य हो गया। पहला, आजीविका में सुधार करना, इनकी जो अर्निंग्स है, कमाने की जो क्षमता है उसको सुधार करना है। संसाधन जो है उन पर अधिकार प्रदान करना है, और साथ साथ जो स्थायी वन प्रबंधन है उसको बढ़ावा देना है। और डिजिटल जी भूमि अभिलेख, डिजिटल भूमि अभिलेख कौन से होते हैं आपके? जो भी हमारे भूमि के रिकॉर्ड हैं, वो सारे रिकॉर्ड अब तक जो है हाथ से लिखे जाते थे, उनको अब डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा, कंप्यूटराइज बना दिया जाएगा। तो कंप्यूटरीकरण जो, कर दिया गया। हाँ, जो भूमि के दस्तावेज हैं, स्वामित्व के जो रिकॉर्ड हैं, भूमि के जो लेन देन की पारदर्शिता है, कुशल प्रणाली स्थापित करने के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना, भूमि शासन को बढ़ाना, भूमि संबंधी निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना था। जैसे अब हमारी जो आप, परत निकलती है सर, वो कंप्यूटर से निकलती है। हाँ, अब निकलते हैं ना कंप्यूटर से, पहले तो वो कंप्यूटर से नहीं निकलते थे ना। अब कंप्यूटर से निकलती है हमारे खेतों की। हम्म। जी अब आपका चुनौती और आलोचनाएं आ गई इसके अंदर। अभी इसके पॉइंट बचे हमारे 4 5, 2 पॉइंट बचे हैं। तो ये 4 5 मैं आपको बताया था, बाकी इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट रह जाएगा ना, ये मैं आपको अगली क्लास में कराऊँ, क्योंकि मेरी एक और क्लास का टाइम हो गया है अभी ना। तो पहला आपका चुनौती और आलोचना है। अगर हम बात करें चुनौती और आलोचनाओं की, तो सबसे पहले जो हमारी कार्यान्वयन चुनौतियाँ होती हैं, जैसे कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, नौकरशाही कर रहे हैं, नौकरशाही का मतलब है नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम अक्षम है, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, या हमारे अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, तो भ्रष्टाचार जो निहित स्वार्थ प्रतिरोध सहित है, वैसे कई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, यानी लाइफ में पेश होती हैं। ऐसी कई चुनौतियां हैं जो हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं, जिसमें भूमि संबंधी मुद्दों की जटिलता है, कमजोर संस्थागत क्षमता है, और अपर्याप्त निगरानी तंत्र ने भूमि सुधार कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। यानी कि इन्होंने भूमि के सुधार होने ही नहीं दिए, कई तरह की विषमताएं और परिस्थितियां ऐसे पैदा कर दी। अब है अधूरा कार्यान्वयन। अधूरा कार्यान्वयन कब होता है? जहाँ पे हम भूमि के जो सुधार होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं हमारे पहला नहीं प्रयासों समझ के आया सर, बावजूद भी। है क्या नहीं समझ आया सर, क्या आपने जो क्या नहीं? बताया वो समझ नहीं आया सर। कार्यान्वयन चुनौती है, कार्य करने के लिए जो हमारे सामने चुनौतियाँ आती है वो कार्यान्वयन चुनौतियाँ होती हैं, जिसमें हमारे कार्य की चुनौतियाँ होती हैं, जैसे भूमि संबंधी मुद्दों की जटिलता, कमजोर संस्थागत क्षमता। कमजोर संस्थागत क्षमता ये होती है कि जब हमें कोई काम करना है,
और उसकी पूरी तरीके से हमारे पास नॉलेज ही ना हो। कोई भी आपको अगर जी बिजनेस करना, सबसे पहले बेसिकली आपको उस बिजनेस की नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी तो आप वो बिजनेस जी कर पाएंगे। आप वो बिजनेस कब कैसे करेंगे, वो बिजनेस ऐसे करेंगे जब आपके पास पूरी नॉलेज होगी उसकी। तो यहाँ पे जो आपका जी अपर्याप्त निगरानी तंत्र है, जैसे हम भूमि सुधार की बात करते हैं, तो भूमि सुधार करने के लिए गवर्नमेंट को हमेशा निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट का जी निगरानी तंत्र है वही अपर्याप्त है, वो निगरानी कर ही नहीं पा रहा, वही कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न पैदा कर देता है। तो ये चुनौती हैं जो कार्य को पूरा होने में जो सम्मिलित है, मतलब जो उसके परेशानियां हैं वो। अब दूसरा है इसमें अधूरा कार्यान्वयन, कार्य पूरा ही नहीं किया गया। यहाँ पे जो प्रयास तो किए गए कि भूमि के सुधार किए जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए। जैसे राज्यों की भूमि हदबंदी कानूनों को पूरी तरह से लागू ही नहीं किया गया, जिसके कारण कुछ लोगों के हाथों में भूमि का संकेंद्रीकरण जारी है। यानी कि हदबंदी जो कानून आया था कि कितनी भूमि किसी के पास होनी चाहिए, वो सब गाँवों पे लागू ही नहीं हुआ, पूरे देश के अंदर लागू नहीं हो पाया। इसीलिए आज भी कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, जो कुछ लोगों के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। तो काश्तकारी सुधार को कार्यान्वयन की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें काश्तकार किसानों को शोषण और असुरक्षित भू काश्तकारी के प्रति संवेदनशीलता को बनाया गया। जी अगला है राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरोध। अब दोनों प्रतिरोध जो है झेलने पड़ते हैं इनको, एक राजनीतिक भी है, एक सामाजिक भी। तो जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो शक्तिशाली भूस्वामी होता है, जो लैंडलॉर्ड है, जिसका बहुत सारी पावर है, जो राजनीतिक अभिजात जी वर्ग है, यानी कि जो राजनीति से प्रेरित वर्ग है, जो जमींदार भी है लेकिन राजनीति में उसका इंटरफेयर भी है, निहित स्वार्थ है जिसका, जो प्रतिरोध करता है ऐसी स्थिति का कि भूमि को बंटवारा किया जाए। तो यहाँ पे भूमि के पुनर्वितरण और उन अपने विशेषाधिकारों के शरण से हारने के लिए खड़े हैं। तो इस प्रकार प्रतिरोध के भूमि सुधार कार्यान्वयन की गति और प्रभावशीलता को बाधित किया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी के राजनीतिक रिश्ते हैं, तो ऐसा जमींदार जी क्या होता है, वो नेताओं के साथ मिली भगत करके अपनी भूमि को बंटने से बचा लेता है, उसकी भूमि बंटने से बच जाती है, तो उसके पास फिर भूमि रह जाती है। तो इसका नुकसान किसका होता है, इसमें काश्तकारों का नुकसान होता है, उनको भूमि मिल नहीं पाती है, फिर भी शोषण जारी रहता है। अब है जी अपर्याप्त मुआवजा या पुनर्वास। अब मुआवजा मिलना है, जमीन मिलेगी, गवर्नमेंट तो मुआवजा देगी। तो विकास परियोजनाओं के लिए कभी भी अगर जमीन अधिग्रहण करती है गवर्नमेंट, तो विस्थापित जो किसान होते हैं, समुदाय जो होते हैं, उनको मुआवजा देती है, और मुआवजा जो होता है वो अपर्याप्त पुनर्वास के उपायों के रूप में सामने आता है। यानी कि हमेशा आपने देखा होगा, कभी मुआवजा मिलता है तो किसान जो होता है कोर्ट में केस कर देता है, कहता है मुझे मुआवजा कम मिला है, मुझे मुआवजा और मिलना चाहिए। तो मुआवजा आंदोलन हमेशा कम करता है, रहता है। धरने पर बैठ जाता है। हाँ, तो इससे ने जी विरोध किया, सामाजिक अशांति पैदा की, भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं की वैधता को चुनौती दे दी। विरोध करेगा तो आंदोलन करेगा, सामाजिक अशांति करेगा, समाज के अंदर अशांति फैलाएगा, और भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया उसमें बाधा डालेगा। अब जी है बदलती कृषि गतिशीलता। कृषि कैसे बदलती है, तो अगर हम बदलती कृषि की बात करें, तो भारत में कृषि परिदृश्य गैर कृषि गतिविधियों, उद्योगीकरण, शहरीकरण के उदय के साथ साथ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। इन परिवर्तनों ने पारंपरिक कृषि संबंधों में के रूप में भूमि सुधारों के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं और ई रूपांतरित किया। ई रूपांतरित मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना सब कुछ, अब सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपको किसी का भी कोई भी रिकॉर्ड चेक करना है तो वो आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। और गैर जी कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा है। अब जो कृषि है, जो ज़मीन है, उस पर खाली कृषि नहीं हो रही, उस पर इंडस्ट्री लग रही है, उस पर उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। तो ये बदलती कृषि की गतिशीलता, अब कृषि बदल रही है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका शहरीकरण हो रहा है, उसके अंदर कई सुधार आ रहे हैं, कई चुनौतियाँ उसके सामने आ रही हैं। तो ये अभी हम 4 तक ही करते हैं, क्योंकि दूसरी क्लास काफ़ी देर से वेट कर रही है। बाकी हम अभी तो इसको नहीं कल सर। कर लेंगे, बाकी ठीक है इसको सर। कल करेंगे। ओके सर। ओके जी, बाय। बाय सर। बाय।